हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। वह तुर्किस्तान का रहने वाला था। उसको निशापुर, जो ईरान में है, के एक मुख्य काजी फ़खरुद्दीन ने एक गुलाम के तौर पर ख़रीदा था। वह काजी बहुत दयालु था। उसने कुतुबुद्दीन को अपने बेटों की तरह शिक्षा दी। शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ने घुड़सवारी तरह तीरंदाजी में निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्भाग्य से कुछ समय के पश्चात जो है काजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो उसके बेटे हैं वो कुतुबुद्दीन से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। इसलिए वो उसे एक व्यापारी के पास बेच देते हैं। उसने उसे आगे मोहम्मद गौरी के पास बेच दिया। शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ने अपनी योग्यता, वीरता तथा ईमानदारी के द्वारा जो है मोहम्मद गौरी का दिल जीत लिया। इससे प्रसन्न होकर गौरी ने कुतुबुद्दीन को एक सैनिक के रूप में अपनी सेना में भर्ती कर लिया। यह घटना उसके जीवन में एक नया मोड़ सिद्ध हुई। शीघ्र ही वह एक पद से दूसरे पद पर उन्नति करता हुआ अमीर अखुर, जिसे घुड़शाला का मुखिया कहा जाता है, के पद पर पहुंच गया। उसने मोहम्मद गौरी के साथ अनेक युद्धों में भाग लिया तथा अपनी वीरता का प्रमाण दिया। कुतुबुद्दीन ने की बहुमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद गौरी ने उसको 1192 ईस्वी में भारत में विजित किए हुए क्षेत्रों की देखभाल के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। वह इस पद पर 1206 ईस्वी तक रहा। इस समय के दौरान उसने झांसी, दिल्ली, अजमेर, मेरठ, बुलंदशहर, कोयल, अलीगढ़, रणथंभौर, गुजरात तथा कालिंजर के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसने गौरी के भारतीय साम्राज्य में जो है महत्वपूर्ण विस्तार किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक की 24 जून 1206 ईस्वी में जो है लाहौर में ताजपोशी की गई। इस समय उसने मलिक तथा सिपाहसालार की उपाधियां धारण की। उसने 1210 ईस्वी तक जो है शासन किया। दिल्ली सल्तनत पे जो सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, तो गुलाम वंश का सबसे पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने भारत में जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की जो नींव रखी थी। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष प्रारंभ में कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी जब वो सुल्तान के पद पर आसीन था। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी। वह एक गुलाम था। इस्लाम के कानून के अनुसार कोई भी गुलाम जो है सुल्तान नहीं बन सकता था। दूसरा, गजनी पर जो है मोहम्मद गौरी के एक अन्य गुलाम तथा सेनापति ताजुद्दीन यल्दौज ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। वह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन को सहन करने के लिए जो तैयार नहीं था। और तीसरी समस्या थी ख्वारिज़्म का शाह अलाउद्दीन मोहम्मद भारत से गजनी के शासन का अंत करने की जो है योजनाएं बना रहा था। और चौथी समस्या थी मुल्तान तथा सिंध के सूबेदार नासिरुद्दीन कुबाचा तथा बंगाल और बिहार के सूबेदार अली मर्दान खां ने अपनी स्वतंत्रता की जो है घोषणा कर दी थी। वह किसी भी समय कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए जो है एक भारी खतरा उत्पन्न कर सकते थे। और पांचवी समस्या थी देश की शासन व्यवस्था, जो कि एक लंबे समय से अस्त व्यस्त हुई थी और उसे पुनः जो है संगठित करने की बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से इन सारी समस्याओं का हल निकाला और अपने जो राज्य में है शांति की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी समझदारी, सूझबूझ तथा साहस से इन सभी समस्याओं पर कैसे विजय पाई। वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य में किस प्रकार शांति की स्थापना की, पुनः स्थापना की, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार। तो अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, निस्संदेह कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष बहुत जटिल समस्याएं थी, परंतु उसने बहुत धैर्य, साहस तथा दूरदर्शिता के साथ इनका सामना किया। उसकी प्रमुख सफलताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है गजनी पर अधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर्वप्रथम अपने सर्वाधिक खतरनाक शत्रु गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज के साथ मुकाबला करने का जो है निर्णय किया। यल्दौज ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात अपने स्वतंत्र सुल्तान होने की जो है घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात उसने नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। यल्दौज की बढ़ती हुई शक्ति ऐबक के लिए एक चुनौती थी,
परिणाम स्वरूप वह एक विशाल सेना लेकर जो है यल्दौस के विरुद्ध बढ़ा। दोनों के मध्य हुए इस युद्ध में यल्दौस पराजित हुआ तथा वह गजनी की ओर भाग गया। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसका पीछा करता हुआ जो है गजनी तक पहुंच गया तथा वह उस पर अधिकार कर लिया तथा जो उसने वहां पर अधिकार कर लिया। 40 दिनों के पश्चात यल्दौस ने पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। इस समय के दौरान ऐबक ने गौरी के उत्तराधिकारी जो महमूद से जो है मुक्ति पत्र प्राप्त किया तथा इस प्रकार गुलामी के बंधनों से वह स्वतंत्र हो गया। दूसरा है वैवाहिक संबंध। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शक्तिशाली तुर्क सरदारों के साथ जो है संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने स्वयं यल्दौस की पुत्री के साथ विवाह किया। उसने सिंध तथा मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाजा के साथ अपनी बहन का विवाह किया। उसने अपनी बेटी का विवाह बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इस प्रकार इन वैवाहिक संबंधों के आधार पर ऐबक राज्य के शक्तिशाली सरदारों को अपने पक्ष में करने में जो है सफल हुआ। तीसरा है बंगाल की बगावत को कुचलना। इख्तियारुद्दीन खलजी बिहार तथा बंगाल का सूबेदार था। 1206 ईस्वी में एक खलजी सरदार अली मर्दान खां ने उसका कत्ल करके लखनौती जो बंगाल की राजधानी है में अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित कर दी। यह बात कुछ खलजी सरदारों को न भाई अतः उन्होंने अली मर्दान खां को पदच्युत कर दिया, उसको कारागार में डाल दिया तथा उसके स्थान पर जो है मोहम्मद शेरा को राज सिंहासन पर बिठा दिया। अली मर्दान खां किसी प्रकार कारागार से भागने में तथा दिल्ली पहुंचने में सफल हो गया। यहाँ उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से सहायता की मांग की। उसके सहयोग के कारण जो है बंगाल में खलजी सरदारों की बगावत को कुचल दिया गया और अली मर्दान खां को बंगाल का जो है सूबेदार बना दिया गया। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसको वार्षिक कर देना जो है स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ऐबक ने न केवल बंगाल में शांति स्थापित की अपितु उससे सल्तनत का अधीनस्थ राज्य भी बना लिया। इससे कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थिति और भी अधिक सुदृढ़ हो गई। नंबर चौथा है प्रशासनिक सफलताएं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक विजेता होने के साथ साथ जो एक सफल शासन प्रबंधक भी सिद्ध हुआ। यह ठीक है कि वह अपने 4 वर्षों के कम शासनकाल के समय के दौरान अधिकतर समय युद्धों में उलझा रहा, परंतु इसके बावजूद उसने शासन प्रबंध को सर्वप्रिय बनाने की ओर भी अधिक अपेक्षित ध्यान दिया। राज्य में शांति तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखा गया। उस समय सड़कें चोरों तथा डाकुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। प्रजा को बिना किसी भेदभाव के न्याय दिया जाता था। यह कहा जाता है कि उसके शासनकाल में शेर तथा बकरी एक ही घाट का पानी पीते थे। इसके अतिरिक्त वह बहुत दानी शासक भी था। पांचवा है कला तथा साहित्य प्रेमी। कुतुबुद्दीन ऐबक को कला तथा साहित्य से बहुत प्रेम था। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का चौहपड़ा नाम की 2 प्रसिद्ध मस्जिदें बनवाईं। इनके अतिरिक्त उसने दिल्ली के नज़दीक महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के कारण यह कार्य उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। कुतुबुद्दीन स्वयं पढ़ा लिखा था, इससे वह विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। उसकी संरक्षण प्राप्त विद्वानों में से हसन निज़ामी तथा फ़खरुद्दीन के नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने न केवल दिल्ली सल्तनत की नींव रखी अपितु उसको संगठित करने का भी प्रयास किया। फिर ऐबक की तुलना बाबर से की जा सकती है, जो कि उसके ही समान महान वंश का संस्थापक था। उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य के गौरव में यद्यपि वृद्धि की, परंतु इसका आधार ऐबक ने तैयार किया था। फिर छठा है ऐबक की मृत्यु। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में ही दफनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, अब हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर हमला किया और कर्ण सिंह को पकड़ लिया। लूटे गए धन और राजा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक कर्ण सिंह के घोड़े शुभ्रक को भी लाहौर ले गया। शुभ्रक एक घोड़ा था जो मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह का घोड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और साहसी घोड़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक उस सुंदर घोड़े को पाना चाहता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर हमला किया और मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह
और उसके घोड़े शुभ्रक को भी लाहौर ले गया। अब हम शुभ्रक का अर्थ जानेंगे कि शुभ्रक का अर्थ क्या है। संस्कृत में शुभ्रक का अर्थ है जो शुभ अच्छे का प्रतीक है। जैसे महिलाएं चूड़ियाँ और पायल पहनती हैं, वैसे ही शुभ्रक अपने पैरों में कंगन या पायल पहने हुए था और यह एक भाग्यशाली घोड़ा था। लाहौर पहुंचने के बाद कर्ण सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर से पकड़े गए। कुतुबुद्दीन ने कर्ण सिंह के सिर कलम करने और अपमान को बढ़ाने के लिए मृत राजा के सिर के साथ पोलो मैच खेलने का आदेश दिया। अगले दिन कुतुबुद्दीन शुभ्रक घोड़े पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा। शुभ्रक ने तुरंत अपने मालिक कर्ण सिंह को पहचान लिया और रोने लगा। जब कर्ण सिंह का सिर काटने के लिए उसे जंजीरों से मुक्त किया गया तो शुभ्रक अचानक बेकाबू हो गया और कुतुबुद्दीन को ज़मीन पर फेंक दिया। शुभ्रक ने अपनी शक्तिशाली खुरों के साथ कुतुबुद्दीन की छाती और सिर पर लगातार मारना शुरू कर दिया। शुभ्रक द्वारा शक्तिशाली वार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की घोड़े से गिरने के बाद तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। शुभ्रक के हाथों ऐबक की मौत को देखकर पूरी सभा हैरान रह गई। इससे पहले कि सेना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, शुभ्रक अपने मालिक कर्ण सिंह की ओर भागा। कर्ण सिंह घोड़े पर चढ़कर भाग निकला। कई दिन और रात शुभ्रक भागता रहा और एक दिन यह उदयपुर के महल में पहुंच गया। जैसे ही कर्ण सिंह नीचे उतरे, उनको उसका घोड़ा एक मूर्ति की तरह दिखाई दिया, जैसे उसमें कोई जीवन नहीं है। जब कर्ण सिंह ने शुभ्रक के सिर को छुआ तो मृत शुभ्रक जमीन पर गिर गया। वफादारी के ऐसे उदाहरण कम ही होते हैं। शुभ्रक ने अपनी वफादारी, साहस और वीरता का अद्भुत परिचय समस्त मानव जाति को दिया है और उसने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। वहाँ उपस्थित सभी की आंखें नम थी। वे सोचने लगे कि एक घोड़े ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। यदि ऐसा अवसर उनमें से किसी को मिलता तो वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाते। एक घोड़े ने अपनी वफादारी, साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए समस्त मानव जाति को लज्जित कर दिया और खुशी खुशी अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नेक्स्ट है आराम शाह। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अनायास से मृत्यु हो जाने के कारण उसके राज्य में अशांति फैल गई। लाहौर के तुर्क सरदारों ने उसके बेटे आराम शाह को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उसको सुल्तान घोषित कर दिया। क्योंकि वह बहुत अयोग्य तथा निकम्मा था, इसलिए दिल्ली तथा राज्य के अन्य सरदारों ने उसको सुल्तान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। स्थिति का लाभ उठाते हुए मुल्तान में नासिरुद्दीन को बादशाह ने तथा बंगाल में अली मर्दान खां ने अपनी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर दिया। इस कारण राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। आराम शाह जैसे सुल्तान इस स्थिति को संभालने के योग्य नहीं था। इस संकट से निपटने के लिए दिल्ली के प्रमुख सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, को सिंहासन की बागडोर संभालने के लिए प्रस्ताव भेजा। वह तुरंत एक सेना सहित दिल्ली पहुंच गया, जहां उसकी ताजपोशी की गई। आराम शाह इतनी आसानी से अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं था। वह इल्तुतमिश का सामना करने के लिए लाहौर से दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली के समीप दोनों के बीच हुए एक निर्णायक युद्ध में आराम शाह पराजित हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसका कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार उसके 8 महीनों नवंबर 1210 से जून 1211 ईस्वी के सम्मानहीन शासन का अंत हो गया। इसके साथ ही ऐबक वंश का भी अंत हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।